हेलो हेलो शुरू कॉलेज। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। सर जूम पोडियम वाला कैमरा जूम कीजिए सर। नहीं वो रिमोट काम नहीं कर रहा तो इसलिए वो कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। सर हाँ तो सर ऐसे कीजिए आप जो अपने एवी टेस्ट लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखिए, एवी टेस्ट लिखा हुआ होगा। एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? सर जो ये ऊपर का होता है ना, फुल स्क्रीन वीडियो लेआउट स्टैंडर्ड 10 लेआउट के पास एवी टेस्ट लिखा हुआ लास्ट में। एवी टेस्ट। जी सर, इस पे क्लिक कीजिए और हाँ कैमरा कंट्रोल में जाइए। अब नेक्स्ट करते हुए कैमरा जहां आता है ना, हाँ नेक्स्ट कीजिए। इसमें कैमरा का कहाँ है? हाँ नेक्स्ट कीजिए, हाँ नेक्स्ट कीजिए सर इसको। ये तो स्पीकर का आ गया। और नेक्स्ट, हाँ और नेक्स्ट कीजिए। हाँ हाँ यही तो है। अब इसमें एक कैमरा होगा। हाँ तो इसमें अब आएगा क्वालिटी एडजस्ट लिख रहा हुआ है। क्वालिटी एडजस्ट लिखा हुआ है, देखिए आप। क्वालिटी। अब इसमें कैमरा कंट्रोल होगा। कैमरा कंट्रोल, जूम। कैमरा कंट्रोल में सर जूम कीजिए और एक पेन और टिल्ट से आप अपने इधर रोल कर सकते हैं। हो रहा है क्या? ओके सर, आपकी तरफ कीजिए थोड़ा। हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। थोड़ा नीचे कीजिए, पेन पेन लिखा हुआ होगा PAN, हाँ उससे इसको नीचे ऊपर, हाँ थोड़ा आपकी तरफ घुमाइए। जी अब टिल्ट लिखा है, TILT टिल्ट लिखा हुआ है। हाँ। सर ज्यादा हो गया, उधर हो गया, आप थोड़ा आउट हो ज्यादा गया। हो गया क्या? उसको नीचे कीजिए सर। हाँ नीचे कीजिए, पहले उसको नीचे कीजिए टिल्ट से थोड़ा। ऊपर हो गया सर, नीचे कीजिए। आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कैमरा। नहीं मेरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, नीचे कीजिए सर, मैं देख रहा हूँ। नीचे कीजिए और थोड़ा और, थोड़ा और कीजिए। बस अब थोड़ा आपकी तरफ घुमाइए इसको, थोड़ा नहीं नहीं ज्यादा हो गया नीचे। एक बार काम चलाने के लिए तो शुरू कर थोड़ा देते ऊपर हैं। कीजिए इसको। नहीं सर, सेट करके ही शुरू कीजिए, फिर वीडियो को वो अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा आपकी तरफ मूव कीजिए इसको। ओके सर। हाँ ठीक ठीक है, ओके अब मेरे सर। को दिख रहा है। हाँ मेरे को दिख रहा है, अब दिख रहा है वो। सर सर इसको ट्रेन लेआउट में ही शूट रिकॉर्ड कीजिए। थोड़ा उधर हो गया है ये। सक्सेना साहब ये सही गाइड कर रहे हैं। मैडम को एक बार खड़ा कर लो, उनकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ नहीं वो मैडम मेरे साथ ही खड़ी है, उन्हीं की हाइट पे है। मेरी और मैडम की हाँ हाइट दिख बराबर रही ही हो है। तो मेरे को, थोड़ा सा बट यहाँ ऊपर। पे तो खड़ी होकर दिखनी ना। ये बूंदी में कौन है बंदा, इसका नाम क्या है? दिलशाद हूँ सर, दिलशाद। नीचे कैसे होगा? बढ़िया, आपको तो पूरी नॉलेज है यार दिलशाद। दिलीप सर के अंडर में काम कर रहे हैं ना सर, फिर आपकी गाइडेंस मिलती रहती है। बढ़िया, पूरा एक्सप्लोर कर लिया आपने इसको। जी एक मिनट यहाँ से शुरू कर देते हैं। हाँ सर। सर ट्रेन लेआउट में ही करना है इसको हैं? ट्रेन लेआउट सेलेक्ट कर लो। रिकॉर्ड। एक मिनट। ट्रेन लेआउट में कर, जी 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 बस कर दिया, मैंने कर दिया उसको ट्रेन हाँ लेआउट। हाँ ठीक है, हो गया। शुरू कर देंगे। ओके तो यहाँ से ही करना है और जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा शुरू करने से पहले। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। ऊपर स्पेस काफी है वैसे, वो सर ऊपर बाद में स्पेस देखेंगे। काफी है क्लोजअप के हिसाब से। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है? होस्ट बनिए आप, अभी चालू कर दिया। पहले होस्ट बनिए।
इसके बारे में। शुभ प्रभात। आज हम बात करेंगे हिंदी के कवि दुष्यंत कुमार से। दुष्यंत वो कवि जो एक दौर था जब चाहे मंच हो, चाहे कोई सभा हो, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे किसी प्रकार का भाषण हो, दुष्यंत की कविता से बात शुरू होती थी, उसी से खत्म होती थी। युवाओं में दुष्यंत का जबरदस्त क्रेज था और आज भी जो अच्छे वक्ता हैं, विद्यार्थीगण हैं, वो दुष्यंत की कविताओं को बहुत मन से पढ़ते हैं और भाषण आदि में दुष्यंत की कविताओं का उपयोग करते हैं। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले, इस प्रकार की कविता कहने वाले दुष्यंत हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने गजल हो चाहे कविता हो, उसमें एक नया मुकाम बनाया। हम दुष्यंत की अभिव्यक्ति पक्ष और अनुभूति पक्ष पर बात करेंगे, गजलों और कविताओं के संदर्भ में बात करेंगे। दुष्यंत का परिचय देख लीजिए आप। दुष्यंत कुमार त्यागी इनका पूरा नाम था। 27 सितंबर 1931 को दुष्यंत का जन्म हुआ और बहुत ही अल्प आयु में, 44 वर्ष की अल्प आयु में 30 दिसंबर 1975 को हिंदी के ये कवि इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गजब के हिंदी कवि थे, गजब के कथाकार थे और गजलकार थे। हम उनको गजलकार के रूप में इसलिए याद करते हैं क्योंकि गजलें उस समय ऐसे मुकाम पर थी, बहुत बड़े बड़े शायर उस समय थे, लेकिन फिर भी दुष्यंत एक ऐसे कवि हैं जिनकी गजलें आज भी गाई जाती है क्योंकि वो आम जनता के बहुत करीब है। दुष्यंत का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम रामपुर नवादा में हुआ था। जिस समय दुष्यंत ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का गजलों की दुनिया पर राज था। यानी ताज भोपाली और कैफ भोपाली उस समय चरम पर था उनका साहित्य और गजलें लोग सुना करते थे और गोष्ठियों में उनकी गजलें गाई जाती थी, उनका नाम था। ऐसे समय में दुष्यंत का आना एक चुनौती भरा कदम था साहित्य में, और गजलों की ही दुनिया में नहीं, हिंदी साहित्य की कविताओं में देखें अगर तो उस समय अज्ञे और गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी दुरूह और कठिन कविताओं का दौर था। गजानन माधव मुक्तिबोध जिनकी ब्रह्म राक्षस कविता अगर आपने पढ़ी हो तो दुरूह जटिल प्रतीकों की कविता है जो आसानी से समझ में नहीं आती है, खासी बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है तब जाकर के गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं समझ में आती है। और अज्ञे जो प्रयोगवाद के कवि रहे हैं और जो ये मानते हैं कविता में सतत सत्य का अन्वेषण होना चाहिए, कविता में नए प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये कहने वाले अज्ञे जिनकी कविता आप आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, बौद्धिक व्यायाम है पूरा और बहुत दुरूह प्रतीकों का प्रयोग किया है, आम जन से बिल्कुल अलग है। और उसी समय आम जन की बात कहने वाले कवि थे नागार्जुन और धूमिल। आम आदमी की जो बात कहते थे, जन की जो बात कहते थे, जन की जो पीड़ा को व्यक्त करते थे, ऐसे कवि थे नागार्जुन और धूमिल। लेकिन धूमिल की कविताओं में भी क्लिष्टता है, नागार्जुन की कविताओं में भी थोड़ी क्लिष्टता है, पर फिर भी आम आदमी की बात को उन्होंने बहुत गहराई से व्यक्त किया। और ऐसे समय में दुष्यंत का आना और कविता कहना और गजल भी कहना एक चमत्कार से कम नहीं था। दुष्यंत आज तक हिंदी साहित्य में, कविताओं की दुनिया में, गजल की दुनिया में राज कर रहे हैं। और गजलें जो थी वो उनकी ऐसी सरल भाषा में गजलें थी जो आम आदमी दुष्यंत की कविता को या गजल को पढ़ता है तो वो अपनी अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छे से दे सकता है। अगर कहीं वो भाषण देता है तो आसानी से व्यक्त कर सकता है। ऐसे समय में सिर्फ 44 वर्ष की उम्र में दुष्यंत हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन गजलों का ऐसा भरा पूरा साहित्य दे करके गए जो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कुछ चंद कृतियों के बारे में बता देती हूँ। उनका एक काव्य नाटक था एक कंठ विष पाई, और एक नाटक था और मसीहा मर गया। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत,
ये उनके काव्य संग्रह हैं, जिन पर अपन बात करेंगे अभिव्यक्ति और अनुभूति पक्ष के बारे में। इन्हीं को मैंने आधार बनाया है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये उनके उपन्यास हैं। लघु कथाएं भी दुष्यंत ने लिखी हैं जो मन के कोण में संग्रहित है। और जो हिंदी जगत में धूम मचा देने वाला, आज तक लोगों को कंठस्थ जिनकी गजलें याद है, साये में धूप, एक अमर कृति है हिंदी साहित्य की, जो दुष्यंत ने अपने समय में लिखी और आज भी वो बिल्कुल सटीक है। आज की व्यवस्थाओं को भी वो वैसे का वैसे बयान करती है। अब हम दुष्यंत के अनुभूति पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। दुष्यंत की रचना की भावभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि जिसके ऊपर दुष्यंत ने लिखा। दुष्यंत मानवीय संवेदना के कवि रहे हैं। उनकी कविताएं और गजलें मानवीय सरोकार, जिसमें विविध दबावों, तनावों, अंतर्विरोधों, जीवन दृष्टियों, मूल्यों के बीच मौजूदा आदमी की सही तस्वीर अंकित होती है। यानी जो परिस्थिति जन्य परेशानियां हैं, दबाव है, पीड़ा है, उन सब की कश्मकश को दुष्यंत ने अपनी कविताओं की विषय वस्तु बनाया और आम आदमी के दबावों को, पीड़ा को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया। यानी उसमें केवल रूहानी चीजें नहीं है, आम आदमी के कड़वी सच्चाई को उन्होंने व्यक्त किया है। जीवन का यह सीधा साक्षात्कार विविध अभावों, पीड़ाओं और समस्याओं के बीच से मानव मुक्ति का रास्ता तलाशता है। यानी जब अत्यधिक पीड़ा बढ़ जाती है, सामाजिक दबाव बढ़ जाता है, राजनीतिक दबाव बढ़ जाता है और कवि एक घुटन महसूस करता है, तो वो उससे मुक्त होने का एक रास्ता तलाशता है और वो रास्ता है